अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वीक के एंड में एंड होते हुए दिखाई दिए, यानी कि फ्राइडे का दिन है। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन प्रोसेस और चॉपी बिहेवियर देखा गया। फ्लक्चुएशन ओवरऑल पूरे दिन विटनेस की गई और फाइनली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव चेंज नजर आया, वेल अबव 46,000 साइकोलॉजिकल बैरियर, और फाइनली मार्केट के अंदर एक हेल्दी गेंस भी दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के मंडे से जब मार्केट का आगाज होगा तो पॉजिटिविटी प्रिवेल होगी। इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट आते हुए मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। तो हो सकता है कि ये डिले इम्पैक्ट आए, और या फिर हो सकता है कि अभी तक ये इम्पैक्ट मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, जो आने वाले दिनों में फाइनली एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज स्पेसिफिकली हमने कोरोना को डिस्कस करना है, जो कि आफ्टर वैक्सीन उसका इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि कोरोना एक फियर फैक्टर बनता हुआ पूरे वर्ल्ड के लिए दिखाई दे रहा था। एट द सेम टाइम जब से वैक्सीनेशन आई है, इसका क्या इम्पैक्ट है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। फार्मा इंडस्ट्री जो कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है, हुकूमत वक्त इस सनत के लिए मजीद साजगार हालात पैदा करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठा रही है। स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ की रोशनी में फार्मा सनत को दरपेश अहम मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने हंगामी और इस्लाही इकदाम उठाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फार्मा इंडस्ट्री मुल्क की तेजी से तरक्की करती हुई सनत है, तहम साबका हुकूमतों की अदम तवज्जुही के बायस मुतादिद मसाइल का शिकार रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर पॉलिसीज का तसलसल जारी रहा तो फार्मा इंडस्ट्री बरामदात के फरोग में कलीदी किरदार अदा कर सकती है, जिसके जरिए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से बेहतर किए जा सकते हैं। अब कुछ तज़किरा कोरोना वायरस के तदारुक में फार्मा इंडस्ट्री के किरदार का। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल बईद में अदविया साज कंपनियां मौजूदा कोरोना वायरस के बहरान से बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं और अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी भी कर सकती हैं। माहिरीन इस वक्त एदाद-ओ-शुमार की फौरी दस्तियाबी और प्रोसेसिंग को बढ़ाना और तेज रफ्तार करने पर गैर मामूली जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि एदाद-ओ-शुमार की दस्तियाबी इसलिए भी जरूरी है कि ये यकीनी बनाया जा सके कि मरीजों को बेहतर और ज्यादा तेजी से मदद फराहम की जाए। कोरोना वायरस के बहरान के दौरान फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुमकिन वैक्सीन और इलाज मुआवजे के मुतहरिक एजेंट्स को पेश करने में कामयाब रही है, और इस बात की कोई जमानत नहीं कि ये वैक्सीन सबके लिए यकसा मौसर है भी या नहीं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की तैयारी की दौड़ लगी है, जिसमें अब तक रूस, अमेरिका, चीन, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक कामयाब नजर आए हैं, जबकि बेशतर ममालिक में इसकी तहकीक, ट्रायल और दीगर हवाले से काम ताहाल जारी है। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, ताहम इसकी कमर्शियल बुनियादों पर तैयारी के हवाले से मामला कुछ पेचीदा है। कोरोना वायरस दुनिया के लिए तीसरी आलमी जंग है, जिससे करोड़ों अफराद मुतासिर हुए, लाखों जान से गए, जबकि ये वायरस अब भी लोगों को मुतासिर कर रहा है और एक बड़ा खतरा है। जब कोरोना की बात हो रही है, जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें ये भी डिस्कशन करनी होगी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इस चीज़ को कैसे बिहेव कर रहा है। यानी कि जब वैक्सीनेशंस आती हैं या फिर कोरोना के पेशेंट्स आ रहे थे, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और कोरोना के अंदर इसी टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा यही दो सेक्टर्स थे जो दिखाई दे रहे थे, जो कि ज़्यादातर बिजी थे। इट मीन्स कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे वैक्सीनेशन आने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गनी उस्मान साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी एक अपनी हैसियत है, कैसा इम्पैक्ट आ रहा है आजकल, और ख़ासकर कोरोना के बाद आने में जो एक काफ़ी हद तक रनिंग नज़र आ रही थी, कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फार्मा इंडस्ट्री ज़्यादा लिस्टेड नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान में अभी, जैसे अभी आपने इस रिपोर्ट में भी कहा कि फार्मा इंडस्ट्री को डेवलप हुआ नहीं है। पाकिस्तान बना उसको 70 साल हो गए, मगर फार्मा कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में बनी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, और इन्वेस्टरों को भी चाहिए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में बेनिफिट बहुत है। फार्मा इंडस्ट्री की जो लिस्टेड भी है, आप उसमें भी देखते होंगे कि अच्छी प्रॉफिट है। अब जो फार्मा की वैकेशन, जो कोरोना की वैकेशन बनी है, जैसे अभी चाइना की आई, और उन्होंने उसमें कंडीशन रखी थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उसको हम करेंगे। इसके बाद अभी कल मैं देख रहा था कि जो कह रहे थे कि अब 65 साल से ऊपर वाले लोग 1166 नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम उनको भी
वैक्सीनेशन करेंगे। Right. अब ये है कि जो अभी इन्होंने पहले जो आई थी चाइना की, तो उसमें पहले तो ये लग रहा था कि ये फ्रंट लाइन सबको लगाएंगे, मगर जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें तो एक स्पेशल कंडीशन है कि 60 साल के नीचे ही उम्र वाले लोगों को हम लगाएंगे। अब मेरे ख्याल में जो दुनिया में जो कोरोना आया, आपने देखा कि मैं तो ये ताज्जुब करता हूँ कि ऐसी बात है कि जैसे आप कहते हैं कि यूके और यूएसए, लोग कहते थे कि वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल की फैसिलिटियाँ हैं और लोग हमारे लोग वहाँ ही इलाज करने जाते थे। तो मेरे ख्याल में ये देखें ना, कुदरत का ये अभी तक भी जाते हैं, मगर कुदरत का एक करम है। देखें कि हमारे मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी से कोरोना ने जो दुनिया को इफेक्ट किया, इतना ज़्यादा इतनी तबाही नहीं फैलाई, इतनी तबाही नहीं फैलाई। और अभी भी हमें ये नहीं कि तबाही नहीं फैलाई तो हम अनसीरियस हो जाए, इसे अभी भी हमें इनको मतलब क्वेश्चन तो रखना ही है। एहतियात तो मस्ट है और एहतियात करना हम सब के लिए ज़रूरी है। अब यह है कि जो कोरोना के फिगर्स भी आए कि भाई उसकी एक भी वजह थी कि 60 साल से नीचे वाले को टीके लगाए और ऊपर वाले को अब सेकंड स्टेप पे लगा रहे। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में जो भी डेथ हुए ना, उसकी आप टोटल डेथ के आप फिगर देखेंगे और एज निकालेंगे ना, तो लोग हैं ना वो 65 साल के ज़्यादा वाले हैं। मेजोरिटी जिनकी डेथ हुई है वो 65 से ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा ना, फार्मा इंडस्ट्री के लिए हुकूमत को चाहिए, मिनिस्ट्री जो है हेल्थ वाली होनी चाहिए कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़े काम करे और फार्मा इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टर को भी चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री में ये भी नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए आपको बहुत बड़ी लैंड चाहिए, बहुत बड़ी मशीनरी, ऐसा नहीं है। नो डाउट कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, मगर वो चीज़ें की ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए, और ये नहीं है। आपने देखा होगा कि जो फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, तो मेरे ख्याल में फार्मा इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट को बहुत ही काम करना चाहिए। एग्जैक्टली काम करना चाहिए सर। अब लेट्स कम टू द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल सेक्टर, अगर मार्केट की पोजीशन को देखें और इसके शेयर प्राइस को देखें तो वो कैसे अभी नज़र आते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर को? देखिए, फार्मा सेक्टर के जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें आप देखें 4-6 कंपनियां ही है। उनके प्राइजेस भी बहुत ही मोर है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे हैं, उनकी प्रॉफिट भी अच्छी है। और वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री का काम अच्छा, बहुत ही अच्छा है, मगर हमारे यहाँ कोई वैक्सीनेशन के कोरोना का कोई फार्मा इंडस्ट्री ने काम इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा सर, एक और बात, कुछ एक प्राइस का भी इम्पैक्ट होता है। ये प्राइस डिमांड करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाले कि हमारी प्राइस बढ़ाई जाए, और कुछ बढ़ाई भी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि फिर पब्लिक बहुत शोर मचाती है। तो यहाँ पे एक हर्डल क्रिएट हो जाता है जो कि इसके शेयर प्राइस के लिए या जो कि इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी हद तक जो है वो हम कहेंगे कि नेगेटिव साबित होता है। देखिए, पाकिस्तानी कल्चर में है ना कि एवरेज 10% प्राइस बढ़ती है हर आइटम की। ये नहीं कहता हूँ कि आप हेल्थ सेक्टर में जाएं या किसी भी सेक्टर में, तो पाकिस्तानी कल्चर में तो एवरेज प्राइस 10% का रेशियो बढ़ना आज देख ही रहे हैं आप लोग कि कब से आप देखें कि 10% प्राइस बढ़ती है। इस तरह मैं बार बार भी कहता हूँ कि तनख्वाहें भी हमारे यहाँ बढ़ती है, तो एवरेज हो जाती है, मगर इसमें भी निचले दर्जे के लोग पीसते हैं। अगर जो देखें ना, बीमारी मैं बीमार हुआ और फार्मा की दवाई महंगी है तो मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि वो एतराज़ तो लेंगे कि प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि स्पेशली उस दवाओं को देखे जिस दवाओं को डे टू डे आदमी इस्तेमाल करता है, उनकी तो प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसकी बात कर रहे हैं आप। चलें सर, लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट। कैसा दिखाई दे रहा है मार्केट के टर्म्स और मार्केट के टेक्निकल टर्म्स में? ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर करेक्शन भी विटनेस की जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 46,142.74 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,378.35, लोअर वाज 46,137.20 एंड फाइनली क्लोजर 46,227.65 का, यानी कि 84.91 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 691.29 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 113.46 मिलियन शेयर्स का, और वैल्यू वाइज भी अच्छा काम दिखाई दे रहा है 24.77 बिलियन रुपीस का।
वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। वाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं, काफी अरसे बाद वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं। 1 रुपये के लोअर लॉक के साथ 10.3 पे क्लोजर, 89.33 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉर पे 0.10 का गेन देखा गया, 1.59 पे क्लोजर रहा, 62.26 का कारोबार रहा। एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड अगेन लाइमलाइट में दिखाई दे रहा है, 0.71 का डिक्लाइन, 7.61 पे क्लोजर, 60.12 का कारोबार रहा। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम्स कुछ पेनी स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रहे हैं डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स बनते हुए। आज गनी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन किया, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, साथ साथ नेगेटिविटी भी इस वीक के अंदर पूरे दिन विटनेस की गई है। तो पूरे वीक को कैसे समराइज करेंगे? देखिए, आपने देखा कि ये जो वीक स्टार्ट हुआ ना, तो मंडे ट्यूसडे को मार्केट ने प्लस किया, अच्छा, वेडनेसडे एंड थर्सडे को मार्केट माइनस रही और फ्राइडे को मार्केट स्टेडी रही। इंडेक्स वही रूटीन पे जो मंडे पे था वही आके एक नेट पे 46,000 पे हो गया। अब आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त आपके स्टॉक एक्सचेंज में जो भी हाफ ईयरली या क्वार्टरली रिजल्ट आए, आपने देखा कि माशाल्लाह बैंकिंग के बड़े अच्छे रिजल्ट आए। आपने फिर भी मतलब बैंकिंग के डिस्ट्रीब्यूशन, नो डाउट कि कुछ बैंकों ने डिविडेंड दिए और कुछ बैंकों ने नहीं दिए। इस तरह आपने देखा कि सीमेंट के भी जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो बड़े अच्छे रिजल्ट आए और आने वाले जो क्वार्टर आएगा उसमें मेरे ख्याल में और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरे ख्याल में मार्केट में क्या है कि मार्केट में भेड़ चाल की सिस्टम है। अच्छा। जैसे आपने 2-3 आइटम का भी नाम लिया कि उसमें मोर ट्रेडिंग हुई, जैसे मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता मगर वही लोगों को वो है नहीं कि ब्रेकअप वाले या अच्छे यील्ड वाले या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। लोग ये समझते हैं कि रातों रात में मालदार हो जाओ, मगर वो लोग मैंने हमेशा लाइफ नजर आ रही है, ये क्या रीजन है इसका? बिल्कुल नजर आ रही है। मैं लाइफ में हमेशा देखा है कि इस टाइप की जब भी ट्रेडिंग हुई है तो आखिरी में वो लोग रोते ही रहते हैं। अच्छा, तो ये जो पेनी स्टॉक्स हैं या थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें काफी हद तक आजकल स्पेकुलेशंस हो रही है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे वो इन्वेस्टर जो अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, या फिर वो आपने कहा जैसे भेड़ चाल हो रही है यानी कि एक के पीछे सब लगे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत तरीका है या फिर रुकना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए, या फिर इसमें जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनको नहीं जाना चाहिए? देखिए, न्यू इन्वेस्टर का कल्चर क्या है कि वो देखते कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हुई, ये नहीं देखते कि सबसे ज्यादा मतलब अच्छी ट्रेडिंग या अर्निंग ट्रेडिंग का प्लस माइनस किस कंपनियों में हुआ। जैसे अभी आपने देखा कि आज भी 2-4 कंपनियों में आपने देखा होगा कि बहुत ही मोर ट्रेडिंग हुई है, मगर उनकी मेरे ख्याल में अर्निंग कुछ नहीं है। अगर जो बैलेंस शीट को रिसर्च, डिविडेंड भी नहीं है। हाँ, डिविडेंड भी नहीं है, तो लोग यही समझते हैं कि भाई ये तो 6 रुपए का शेयर है, 8 रुपए हो जाएगा, या 2 रुपए हुआ भी है ना सर, ये 1 रुपए का शेयर 8 रुपए भी हो गया है। राइट सर, आपने जिक्र किया डिविडेंड की बात का, इससे पहले दैट वाज माय क्वेश्चन कि डिविडेंड यील्ड्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मगर उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा मार्केट के ऊपर एज सच, जैसा एक्सपेक्टेशन है कि आना चाहिए, रिजल्ट अच्छा है, इसका जो है वो इंपैक्ट आना चाहिए मार्केट के अंदर, तो ऐसा क्यों है, क्यों या डिले है या इंपैक्ट? देखिए, आपने देखे कि अभी जो बैंकिंग के रिजल्ट आए, कुछ बैंक ने अच्छे डिविडेंड दिए, कुछ बैंक ने नहीं दिए, मगर आप देखिए कि अगर जो डिविडेंड एक कल्चर ये है कि इन्वेस्टर को चाहिए कि वो एसेट्स वैल्यू पे शेयर की कंपनी को देखे, एसेट वैल्यू को देखे, कंपनी का ब्रेकअप देखे, कंपनी के स्पॉन्सर देखे, क्योंकि आज डिविडेंड उन्होंने नहीं दिया तो आने वाले 1 आधे साल में वही बम्पर डिविडेंड देंगे, सारी ज़िंदगी तो रिजर्व में पैसे नहीं ले जाएंगे ना। एग्जैक्टली, तो दिस इज द रीजन, आप समझते हैं। अच्छा सर, मार्केट के अंदर अभी आज तो लास्ट डे था, क्लोजर हो चुका है, 46,000 अबव मार्केट है, मंडे से क्या एक्सपेक्टेशन है या पूरे वीक के अंदर नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेशन है? मंडे से फिर ये लोग कहेंगे कि भाई ये तो फरवरी का क्लोजिंग हो रहा है, मार्च का फॉरवर्ड खुलेगा, लोग फरवरी के बेचेंगे और मार्च के बाय करेंगे, तो मेरे ख्याल में मार्केट में उतार चढ़ाव मंडे से ज़्यादा रहेगा। राइट। और सर, जो ये 22 को वॉचडॉग मीटिंग है इसकी FATF की, इसका भी एक इवेंट तो है ना, ये इसका भी तो इम्पैक्ट आ सकता है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए तो? मैं अगेन कहता हूँ कि FATF में हमने जितने भी पॉइंट्स पूरे करने थे, हमने मेरे ख्याल में 95% तक तो पॉइंट नहीं, अब तो 27 आउट ऑफ 27 पे काम हुआ है। हो रहा है ना, तो अब ये है कि अब इस वक्त चांस है हमें कि FATF से हम बाहर निकल आए। मगर जो प्रीवियस जो हमारे अपोजिशन है, जो इंडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में तो मुसलसल वही कोशिश करेगा, मगर मेरे ख्याल में हम ग्रे लिस्ट में तो रहेंगे, उसमें तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो सर, रोल ओवर वीक भी है और वहाँ भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी अगर ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, तो फिर मार्केट जो है वो बिहेव करेगी या फिर इसी तरीके से मार्केट सेटलमेंट तो देखिए ना, मार्केट देखिए, आपने देखा लास्ट
3 महीनों से मार्केट बड़ी बिहेव कर रही है। आपने देखा कि इंडेक्स और रिकवरी भी बहुत टाइमली शो कर रही है। इंडेक्स भी आप देखें डे टू डे स्टेडी इंडेक्स बढ़ा है। तो मेरे ख्याल में एक साथ तो मार्केट 55,000 तो नहीं हो जाएगी, मतलब स्टेडी स्लो स्लो जाएगी, मगर एक इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी कोई चेंजेस ना हो। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या दिखाई दे रहा है, चेंजेस क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए ना, मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे ख्याल में करंट ईयर में अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी में 7% इंटरेस्ट रहता है तो मार्केट अच्छी रहेगी, नो डाउट। दूसरा हमारे मुल्क में ये भी अच्छी चीज़ है, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ जाएगी, ये तो इम्पैक्ट आ सकता है ना, यहाँ से एक पूरी चेन बनी ये देखिए ना, मॉनेटरी पॉलिसी पे पूरा पाकिस्तानी मार्केट क्या इंटरेस्ट रेट पे स्टॉक एक्सचेंज का पूरा दारोमदार है। जब आपने देखा था कि 13% इंटरेस्ट था तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स मतलब 25-27 हज़ार हो गया था, और आपने देखा डे टू डे वो 7% पे आया तो इंडेक्स बढ़ गया। दूसरा एक हमारे यहाँ ये भी अच्छी पॉलिसी हो रही है कि हुकूमत ने जो रोशन जो अकाउंट खोले हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानियों का, माशाअल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसमें हुकूमत को भी चाहिए कि उसमें अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बाहर के लोगों को, लोकल मीडिया को नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ऐसी स्कीमें बनाई जाए। मेरी स्टेट बैंक से गवर्नर से भी और मिनिस्ट्री फाइनेंस से भी रिक्वेस्ट है कि उसकी पब्लिसिटी आप ज़्यादा करें। तो मुझे लगता है कि $500 मिलियन आपके पास आए ना, आने वाले 2-3 महीने में वो 1 अरब डॉलर हो जाएंगे। सर सिर्फ 5 महीने में आएंगे और 5 महीने स्टार्ट हुए हैं, देखिए तो इसमें भी लोगों को पता देर से चला है। नताशा एक बेनिफिट क्या है, देखिए ना, उधर सपोज कीजिए कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ या यूके में बैठा हूँ या जापान में बैठा हूँ, तो मेरी डॉलर डिपॉजिट में 0.50 से भी मुझे मुनाफा नहीं मिलता। हमारे यहाँ 5% मुनाफा है, और एनी टाइम आप अपने डॉलर वापस भी प्रिवेलिंग रेट पे वापस भी लेके जा सकते हैं। वो डॉलर के डॉलर है, उसमें पाक रुपीस नहीं हुए हैं कि आपको खतरा है कि डी वैल्यू हो जाएगा या री वैल्यू हो जाएगा। आपने $1 लाख दिए, $1 लाख पड़े आपके। और ये भी है और डॉलर रिटर्न भी है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल में अगर जो जिन पाकिस्तानियों के पास अपना मोर फंड है तो वो पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए वो चाहते भी है, और पाकिस्तानियों ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क के लिए बहुत ही कुर्बानियाँ दी है। एग्जैक्टली और वो नज़र आती हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। सर एट द सेम टाइम मार्केट की तो ये बात हुई और नंबर्स भी मार्केट के स्ट्रांग हो रहे हैं, नो डाउट अब इंटरनेशनली भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम कुछ पॉलिटिकल नॉइज़ क्या दिख रहा है आपको? सेनेट इलेक्शंस भी होने वाले हैं, एक तरफ देखिए मैं आपको कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ने जो स्टेप लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि भाई ओपन में इलेक्शन होने चाहिए, सीक्रेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आपने देखा कि प्रीवियसली जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो ओपन में नहीं हुए हैं, तो आपने देखा कि उसमें वोट खरीदे गए। मगर कल्चर यही है ना कि देखिए ना, आपकी वोट की भी एक अहमियत है। आपने डब्बे में वोट डाला, किसको दिया वो आपको पता है, अल्लाह को पता है। मतलब सर इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या आएगा? मार्केट के देखिए ना, मार्केट अभी तो ये देखिए ना, अब तो ये है कि सेनेट का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि अगर जो इसमें खरीदो फरोख्त ना हो ना, तो एवरेज आपके पास सूबाई और पार्लियामेंट के कितने मेंबर है इस नंबर से आपको पता चल जाता है। और अभी फवाद साहब ने कल भी कहा, इंटरनेशनल बिजनेस भी डिस्कस करेंगे, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,08,717 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,306 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 1769.30, ऑयल WTI पर बैरल 59.07, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $62.74। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 190.50, सेलिंग वाज 192.50, यूके पाउंड बाइंग रही 220 रुपीज, सेलिंग वाज 223, यूएस डॉलर बाइंग रही 158.90, सेलिंग वाज 159.60, चाइनीज युआन बाइंग एट 24.95, सेलिंग वाज 25.10,